मेरे दादाजी ने मुझे 10 लाख में बेच दिया। ये दर्दनाक हादसा मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 18 साल की थी और अभी-अभी जवानी की दहलीज पर अपना कदम ही रखी थी कि मेरे साथ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2023 को। मैं 18 साल की हो गई थी और इस दिन मेरा बर्थडे था। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा सुनें। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरी सच्ची कहानी है। दोस्तों, 28 फरवरी को मेरा बर्थडे था और मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती बेटी थी। तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। मेरा बर्थडे तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, मतलब हलवाई को भी बुलाया जाता था और बहुत सी मिठाइयाँ, केक, और जैसे कि बर्थडे में होता है मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। फिर आज शाम को घर पर पार्टी थी तो मेरे पापा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम घर पर रहो, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेने जा रहे हैं। और वो लोग मुझे ऐसा कहकर घर से बाहर चले गए और अपनी गाड़ी से ही गए थे। हमारे पास एक कार था जो हमने सेकंड हैंड में खरीदा था, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो नई कार लेने की अभी हमारे पास पैसे नहीं थे और ये कार हमें सेकंड हैंड में अच्छे दाम पर मिल गया था। लेकिन हमें क्या पता था कि यही कार एक दिन मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लेगी, और इस बार का तो मैं अपना जन्मदिन चाह के भी नहीं भूल सकती। दोस्तों, अब जब भी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं ये दिन याद करके रो पड़ती हूँ, क्योंकि इसी दिन मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। जब मेरे मम्मी पापा बाहर गए थे तो एक ट्रक से उनकी एक्सीडेंट हो गई थी और वो दोनों इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। और इसीलिए जब भी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं अपने जन्मदिन को भूल नहीं पाती हूँ। खैर, मम्मी पापा के अलावा मेरी ज़िंदगी में मेरे दादाजी भी थे, लेकिन मैं अपने दादाजी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में इतनी व्यस्त रहती थी कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता था। दिन भर कॉलेज में बीत जाता था, फिर उसके बाद जब मैं घर पर आती तो फिर 2-3 कोचिंग भी था। इसी चक्कर में मैं अपने दादाजी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम अपने दादाजी से दूर रहा करो। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो मुझे ऐसा क्यों कहती थी, लेकिन मेरे दादाजी मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा करते थे। वो मेरी मम्मी को ये भी कहते थे कि आज खास लड़के को जन्म देती तो हमारे घर का नाम रोशन होता, लेकिन तूने तो ये लड़की जन्म दे दिया है। मुझे लगा कि मैं लड़की हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे अजीब तरीके से देखते हैं। लेकिन जब मैं क्लास 12th में थी तब से मुझे पता लगने लगा कि वो मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। दोस्तों, एक बात तो है कि हम लड़कियां, हमें लड़के किस नज़र से देख रहे हैं वो हम लोग अच्छे से पहचान जाती हैं कि वो किस नज़र से हमें देख रहे हैं, उनकी नज़र सही है या गलत, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा तेज होती हैं। लेकिन मैं फिर भी उनसे कुछ ना बोली, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं रहा करता था कि मैं उन्हें जाकर कुछ बोलूँ या फिर कहूँ। लेकिन जब से मैंने अपने माता पिता को खो दिया तब से मेरे दादाजी मेरे पास आने लगे और मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, जो होना था वो हो गया, अब से मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ और तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना। दोस्तों, उस वक्त मैं इंटर पास करके कॉलेज में चली गई थी और मैं पढ़ने में बहुत ही होनहार थी। इसी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट करा दी थी, जिससे कुछ पैसे आ जाया करता था तो घर अच्छे से मैं चला लेती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो केवल पीने खाने वाले आदमी थे और उनको जो भी मैं पैसे देती थी वो भी ख़त्म कर देते थे। लेकिन फिर भी मैं उन्हें पैसे देती और अपना घर चला रही थी और साथ ही अपना पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ पढ़ाई एक जरिया है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती हूँ। दोस्तों, इधर मेरे दादाजी ना जाने क्यों धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगते, लेकिन मैंने उनको अच्छे से समझा दिया, आप मेरे पापा के पापा हैं तो कृपया आप अपने दायरे में ही रहें, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। दादाजी की उम्र उस वक्त 65 साल की थी और मेरी उम्र 18 साल। एक दिन दादाजी के कुछ लोग आए, दादाजी से मिलने आए थे और वो आते आते ही कहने लगे कि कहाँ है तुम्हारी पोती, लाओ उसे मुझे दे दो। उस वक्त मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दिया तो मैं अपने कमरे से बाहर आई तो वो दोनों लड़के मुझे टांग कर ले जाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उन्होंने कहा, तेरे दादा ने तुझे हम लोग को 10 लाख में बेच दिया है, अब हम जो कहेंगे तुझे वही करना पड़ेगा, समझी? ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया था कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं तो अपने दादाजी को पैसे भी दिया करती थी, कि खर्चा करने के लिए, और उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा किया। अब वो कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? खैर, उस वक्त मैं किसी और के हवाले हो चुकी थी, लेकिन मैं उस टाइम भी अपने दादाजी की फिक्र कर रही थी। फिर मैं उनके टेंशन छोड़ के अपने बारे में सोची कि अब मेरा क्या होगा, क्या ये लोग मुझे किसी और जगह बेच देंगे या फिर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से घबरा रहा था
जैसे ही वो मुझे आगे लेते जा रहे थे, मैं बहुत डरी और बहुत सहमी सी होती जा रही थी। उन लोगों ने मुझे एक ट्रेन में मुझे बैठाया और उसमें से एक लड़का पानी लेने के लिए चला गया। मैं वहीं बैठे-बैठे इनसे बचने और यहाँ से भागने का सोच रही थी कि वो तुरंत पानी लेकर आया और मुझे पानी पीने के लिए दे दिया। तभी मैंने कहा कि मैं ऐसे पानी नहीं पी पाऊंगी, मुझे बिस्किट भी चाहिए। तो फिर वो बोला कि ठीक है, मैं बिस्किट लाता हूँ, तुम यहीं बैठो। फिर वो गया बिस्किट लेकर आया और उसने मुझे बिस्किट खाने के लिए दे दिया। मैं बिस्किट खाई, तभी उसने कहा कि ये लो, तुम्हें एक दवाई भी खानी है। मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये दवा शायद नींद की गोली होगी, जो मुझे खिला देंगे तो मैं अपना होश खो बैठूंगी और तभी ये लोग मुझे कहाँ से कहाँ बेच देंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मतलब दवाई तो मुंह में रखी, लेकिन मैं खाई नहीं और फिर पीछे मुंह करके उसको फेंक दी। मेरे सामने एक आर्मी वाले अंकल बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे, मैं समझ गई थी कि वो ये समझ चुके हैं कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के कहीं लेकर जा रहे हैं। मैंने उस अंकल को इशारा किया कि अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, लेकिन वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं उनसे क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने उन दोनों लड़कों से कहा जो मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, मैं उनसे बोली कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। उस टाइम ट्रेन भी बहुत तेज़ी से चल रहा था और अगला स्टेशन भी अभी नहीं आने वाला था। तो उन लोगों ने भी बेझिझक होकर कहा कि ठीक है जाओ, क्योंकि उसने सोचा कि मैं तो दवा खा ही ली हूँ और मैं उनसे अच्छे से बात भी कर रही हूँ, तो उन्हें कुछ भी टेंशन नहीं था। तभी वो आर्मी वाले अंकल भी मेरे पीछे आए, तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ आप मुझे बचा लो, ये लोग मुझे किडनैप करके कहीं लेके जा रहे हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी ट्रेन से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं किसी को अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। अंकल ने समझाया कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। वो अंकल वापस आकर सीट पर बैठ गए और फिर मैं बाथरूम से आई। अचानक मैंने देखा कि वो अंकल तो अपना सामान उठा के दूसरी सीट पर जा रहे थे। अब तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा कि ये क्या हुआ, वो अंकल तो जाने लगे, अब मेरा क्या होगा? मैं तो इन दोनों लड़कों से कभी नहीं बच पाऊंगी। मैं किसी से कहती भी तो ये लोग मुझे जान से मार डालते। इसीलिए मैं चुपचाप बैठी रही, लेकिन मैं अपना हिम्मत हार बैठी थी, क्योंकि वो अंकल तो जाकर दूसरी सीट पर बैठने लगे। फिर मैंने देखा कि वो वहाँ पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ करने लगे। मुझे लगा कि वो किसी से बात कर रहे थे। इधर मैं अब सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि वो दोनों लड़के ने मुझे जो दवाई दी थी, तो उनको एहसास भी तो दिलाना था ना कि हाँ, मैं नींद में डूब चुकी हूँ अब। और अब वो दोनों लड़के भी सोचे कि अब तो ये बेहोश हो गई है, अब हम भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि हमें अगली सुबह कानपुर उतरना था। फिर वो दोनों लड़के भी थोड़ा आराम करने लगे और अगला स्टेशन बनारस था। वहाँ पर जैसे ही ट्रेन रुका, अचानक मैंने देखा कि रेलवे पुलिस वाले ट्रेन में आए। वो दोनों लड़के जो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, उनका नींद एकदम अचानक से टूटा और वो देखे कि इतने सारे पुलिस, उन दोनों लड़कियों का तो होश ही उड़ गया एकदम से। वो डर के मारे कांपने लगे। पुलिस ने उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया और मैं नींद का नाटक छोड़कर तुरंत खड़ी हो गई और मैं वो आर्मी वाले अंकल के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद की और उनसे बोली कि अंकल आज आपकी वजह से मेरी जान बच पाई है, नहीं तो मैं तो आज कहीं और ही होती। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम हमारी बेटा जैसी ही हो, लेकिन अंकल आज आप नहीं होते तो सच में मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाती, क्योंकि मेरे दादाजी ने तो खुद इन लोग को मुझे 10 लाख में बेच दिया। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुका और रेलवे पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें अपना बयान दिया, फिर कोर्ट में सज़ा सुनाई, तो उसमें मेरे दादाजी भी दोषी पाए गए, तो उन्हें भी 3 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जो 2 लड़के थे उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, मैं वहाँ से कहीं और किसी दूसरे शहर में चली गई, क्योंकि मुझे फिर से इसी चक्कर में नहीं पड़ना था। मैं दूसरे शहर में जाकर अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि अचानक मेरे साथ फिर से वही मोड़ आ गया। और किस्मत की बात तो देखो, 3 महीने बाद ही मुझे वही आर्मी वाले अंकल दोबारा मिले और वो मुझे देखते ही पहचान गए थे और मैं भी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कैसी हो बेटा? मैं बोली जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली और मुझे एक नई ज़िंदगी मिला। वो बोले बेटा ये तो भगवान की कृपा है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बेटा तुम अभी क्या कर रही हो? मैं बोली कि अंकल मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और ऐसी बहुत सी लड़कियों को मोटिवेशन देना है कि समय चाहे जैसा भी हो, तुम हिम्मत रखो तो कुछ भी हो सकता है। वो बोले बहुत बढ़िया बेटा, तुम ज़रूर एक दिन आईएएस ऑफिसर बनोगी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी यही हादसा हुआ था जो मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ था। उनका बेटी, उनका बेटा और उनकी पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में जान चला गया। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गया और मैं अपने आप को संभाल कर बोली कि अंकल आप बुरा ना माने तो मैं आपको पापा कह सकती हूँ। तभी वो बोले क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल,
लेकिन फिर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। मैं बोली जी बोलिए। वो बोले कि अब तुम्हें फिर मेरे घर पर रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई परेशानी हो। अंकल ने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया और मैं आज आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पुलिस हूँ। और मेरे अंकल, मतलब जिनको अब मैं पापा कहती हूँ, वो तो आर्मी में थे ही। दोस्तों, आज भी जब मैं ये अपनी कहानी किसी को सुनाती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि ये कहानी आप तक पहुँचे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और चाहे लड़की हो या लड़का, उन दोनों को जीने का अपना अपना अधिकार है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी हर एक उस इंसान तक पहुँचे जो किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर वो किसी के साथ गलत करता है तो उसका कर्म भी लौट के उसके पास आएगा और सज़ा उसको भी ज़रूर मिलेगी।